हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका इवोपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है। ये हाइड्रोलॉजी का आपका सेकंड यूनिट हम कवर करेंगे। फर्स्ट में हम देखे थे प्रेसिपिटेशन फ्रीक्वेंसी एंड प्रेसिपिटेशन डेटा। अब उसमें हम देखें, अगर उसमें हम जैसे देखे थे लास्ट क्लास में, सपोज आपका एक कैचमेंट एरिया है, उसमें हम कुछ इनपुट दिए। इनपुट हम क्या दिए? सपोज हम प्रेसिपिटेशन आपका इनपुट है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? रन ऑफ। लेकिन ये आपका इनपुट हुआ, ये आपका आउटपुट हुआ, ये आपका इनपुट हुआ, ये आपका आउटपुट हुआ। इसमें सिस्टम में आपका वाटर शेड में कुछ प्रोसेस होगा, तो वो क्या है? वो आपका लॉसेस होते हैं। अब लॉसेस में क्या क्या आ जाते हैं? लॉसेस में आपको इवोपोरेशन आ जाएगा, आपका ट्रांसपिरेशन आ जाएगा, नेक्स्ट आपका इवोपो ट्रांसपिरेशन आ जाएगा, फिर लास्ट आपका इनफिल्ट्रेशन। लास्ट है इनफिल्ट्रेशन। तो ये जो चारों हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सभी हम कवर करेंगे। इससे पहले जो आता है ये आपका आता है इंटरसेप्शनल लॉस। इंटरसेप्शनल लॉस। अब ये चारों क्या है? जब भी पानी आपका कैचमेंट में गिरता है उसके बाद ये लॉस होता है। लेकिन क्या हुआ अगर कैचमेंट में पानी गिरा ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्शनल लॉस। सपोज आपका ये कुछ ग्राउंड है या आपका पानी यहाँ पहुँच रहा है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ टॉल बिल्डिंग्स भी होगी, यहाँ पर कुछ ट्री होगा, तो पानी इसके ऊपर भी तो आके गिर सकता है। इसके ऊपर गिरा तो पानी ग्राउंड पे नहीं पहुँच पाएगा। तो यहाँ पर जो पानी रुक जा रहा है, ग्राउंड में नहीं पहुँच पा रहा है, और वो पानी वहाँ पहुँच के फिर बाद में इवोपोरेट हो जा रहा है, इसको हम बोलेंगे इंटरसेप्शनल लॉस। तो ये आपका हो गया इंटरसेप्शनल लॉस। तो सेम चीज़ यहाँ पर जो लॉसेज है वो आपका इंटरसेप्शनल लॉस होता है, इवोपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इवोपो ट्रांसपिरेशन, इनफिल्ट्रेशन। इंटरसेप्शनल लॉस क्या हो गया आपका? वाटर डेट इज रिटेन्ड बाय वेजिटेशन सरफेस। ज़रूरी नहीं वेजिटेशन सरफेस ही हो, आपका बिल्डिंग्स भी हो सकता है या कोई और स्ट्रक्चर्स हो सकता है। इनडायरेक्टली ये जो ग्राउंड पे ना पहुंचने दे रहा हो पानी को, डेट इज लेटर इवोपोरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में तो जा रहा है, भले वो जैसे जाए, लेकिन ग्राउंड पे नहीं पहुंच पा रहा है। और एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, लेटर इवोपोरेटेड इन द एटमॉस्फेयर और एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। या तो इवोपोरेट होकर एटमॉस्फेयर पे जा रहा है, या तो एब्जॉर्ब प्लांट से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको हम इंटरसेप्शनल लॉस हो रहा है। अब जो प्लांट से एब्जॉर्ब हो रहा है वो भी अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर पे ही जाएगा। जो ये एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स है वो भी अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर पे ही जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। सो इट प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड सरफेस। तो अल्टीमेटली जो ग्राउंड सरफेस में पहुंच नहीं पा रहा है उसको हम इंटरसेप्शनल लॉस बोलते हैं। ठीक है, ये इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है इवोपोरेशन। तो इवोपोरेशन आप पहले बचपन से सुनते आ रहे होंगे, कोई नया चीज़ नहीं है। वाटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। लिक्विड से वेपर पे इसमें पहुंच गया एंड डिफ्यूज इनटू एटमॉस्फेयर एज वेपर, तो वो आपका इवोपोरेशन रहता है। ज़्यादा डीप में इसको समझाने की ज़रूरत है नहीं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन, सोलार, टेम्परेचर, ये दोनों एक जैसे हो गए। जितना ज़्यादा रेडिएशन होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उतना ज़्यादा आपका इवोपोरेशन होगा। विंड, प्रेशर। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं विंड, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, इसको हम देखते हैं। सो जो इवोपोरेशन निकालते हैं उसका एक एम्पेरिकल फॉर्मूला रहता है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला E इज इक्वल टू एक कोई भी कांस्टेंट हो गया इनटू ES माइनस EA। तो ये ES क्या हुआ? ये हो गया आपका सैचुरेशन वेपर प्रेशर। EA क्या हो गया आपका? ये हो गया एक्चुअल वेपर प्रेशर। अब ये सैचुरेशन वेपर प्रेशर, एक्चुअल वेपर प्रेशर क्या होता है, ये हम FM में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। सपोज एक वाटर बॉडी है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर भी गैसेज है, यहाँ पर मल्टीपल गैसेज हो सकते हैं। सपोज 3 गैसेज है, तो वो हर हर गैस एक दूसरे पे प्रेशर बना रहा होगा। तो सपोज प्रेशर एक्सर्टेड बाय P, प्रेशर एक्सर्टेड बाय B, और जो बाकी प्रेशर को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय P, तो वो हो गया पार्शियल प्रेशर ड्यू टू B, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू B। अगर वो जो B है
हमारा जो वेपर है, तो ये पार्शियल प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्लियर हुआ। अगर बी है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी ऑन एटमॉस्फेयर, तो वो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू बी हो गया। अगर वो बी आपका वेपर हो गया, वेपर हो गया, तो उसी को हम पार्शियल प्रेशर को ना बोल के वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी पानी इवोपोरेट होता है तो वो डायरेक्ट अपर एटमॉस्फेयर में नहीं चले जाता, वो यहाँ पर वाटर बॉडी के अराउंड सराउंड करता है, तो आपका वेपर यहाँ वेपर के फॉर्म में करता है। और जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो क्या करेगा, एक्चुअल रहेगा, वो आपका एक्चुअल वेपर प्रेशर रहेगा। सैचुरेशन वेपर प्रेशर क्या होता है, वो हो गया अगर एटमॉस्फेयर में, अगर यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर डेट इट कैन होल्ड, मैक्सिमम या तो पोटेंशियल, ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल हो, पोटेंशियल होगा तो उसमें सफिशेंट कंडीशन होनी चाहिए, आपका टेम्परेचर इतना हाई रहना चाहिए, या फिर बहुत सारे कंडीशन होगा, तो पोटेंशियल ज़रूरी नहीं कि आपका हमेशा पोटेंशियल हो। ठीक है, तो जो एक्चुअल है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस रहता है, डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इन दोनों का उतना ही इवोपोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं विंड। विंड के कारण क्या होगा, जैसे विंड आया यहाँ पर फ्लो हुआ, तो ये आपको ये जो वेपर है इसको डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस किया तो वेपर यहाँ से चले जाएंगे, वेपर यहाँ से चले जाएंगे तो जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। ये रिड्यूस हुआ तो जो ये टर्म है ई एस माइनस ई ए, ये आपका बढ़ गया, ई एस माइनस ई ए बढ़ गया तो आपका इवोपोरेशन बढ़ गया। तो अल्टीमेटली विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवोपोरेशन। जितना ज़्यादा विंड होगा इतना ज़्यादा ये वेपर आपका डिस्प्लेस होगा, वेपर डिस्प्लेस हुआ तो आपका एक्चुअल वेपर प्रेशर आपका कम हो गया, अल्टीमेटली ये टर्म बढ़ गया ई एस माइनस ये, इसके कारण इवोपोरेशन आपका बढ़ गया। नेक्स्ट है आपका प्रेशर। अब जैसे ही ये प्रेशर अल्टीमेटली एक्चुअल वेपर प्रेशर बोल रहा है, तो जैसे ही एक्चुअल वेपर प्रेशर यहाँ पर बढ़ा, इसका वेपर का प्रेशर बढ़ गया, मतलब अल्टीमेटली क्या, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया मतलब ई एस माइनस ई ए आपका रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया तो इवोपोरेशन भी रिड्यूस हो गया। तो प्रेशर क्या हो गया, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका इवोपोरेशन हो गया। ठीक है, दोनों में ध्यान रखना, विंड से अलग हो रहा है, प्रेशर से अलग हो रहा है। अगर दोनों को आप समझ के करेंगे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप रट के करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो पहला कोशिश तो ये करो कि जितना हो सके, सिर्फ इसी सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जितना हो सके गेट में या कोई भी एग्जाम में आप समझ के पढ़ो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तब आप सेकेंड ऑप्शन पे जाओ रटने का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से क्या हो रहा है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ, जब भी ह्यूमिड रहता है तो हम क्या है, हम ऐसा बोलते हैं कि बहुत चिपचिपा महसूस हो रहा है, या एटमॉस्फेयर पे हम पानी, एटमॉस्फेयर पे वेपर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर पे ह्यूमिडिटी है मतलब एटमॉस्फेयर पे वेपर ज़्यादा है, इससे क्या होगा, जो ये है ये आपका ज़्यादा रहेगा, अगेन ये ज़्यादा रहा तो ये आपका कम हो गया, ये कम हो गया तो ई भी कम हो जाएगा, तो ह्यूमिडिटी भी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। ह्यूमिडिटी कम रहेगा तब इवोपोरेशन ज़्यादा रहेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ा है तो इवोपोरेशन कम होगा। तो तभी आप देखे होंगे रेनी सीजन में आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो उससे इवोपोरेशन कम रहेगा। ठीक है, आप कोई भी चीज़ को समझो, उसको फिर फिजिकल जो आपके आसपास हो रहा है उससे रिलेट करो, तो आपको ये याद रखने के लिए बहुत इजी मेथड हो जाएगा ये। तो ये आपका विंड हो गया, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, प्रेशर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ह्यूमिडिटी आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, प्रेशर से जैसे ही प्रेशर बढ़ता है ये टर्म बढ़ गया, ये टर्म बढ़ गया तो ई एस माइनस ई ए रिड्यूस हो गया, इससे कि आपका इवोपोरेशन रिड्यूस हो गया। ह्यूमिडिटी से भी सेम, ई ए बढ़ गया, ई ए बढ़ गया तो ये कम हो गया, ये कम हो गया तो ई भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ वाटर बॉडी। अब जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा इवोपोरेशन होगा, इसको कुछ समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डेप्थ ऑफ वाटर, अब ये सीज़न वाइज होता है। जो समर सीज़न रहता है, समर सीज़न में डेप्थ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इवोपोरेशन, मतलब समर सीजन में अगर डेप्थ कम है, डेप्थ ऑफ वाटर कम है तो इवोपोरेशन ज़्यादा होगा, अगर डेप्थ अगर ज़्यादा है तो इवोपोरेशन आपका कम हो जाएगा। विंटर में जस्ट इसका अपोजिट होगा, विंटर में इसका डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवोपोरेशन हो गया। ठीक है, क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर अगर साफ़ है,
सपोज उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहे हैं तो क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगा, एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहे हैं, कोई भी मिनरल्स ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा। जैसी इम्प्योरिटी हुआ, इम्प्योर हुआ तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ गया तो उसको जो इवोपोरेट हो जाएगा, जो इवोपोरेशन के लिए उसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इवोपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रेश वाटर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवोपोरेशन हो गया, जितना ज़्यादा फ्रेश वाटर होगा उतना ज़्यादा इवोपोरेट होगा, जितना कम फ्रेश होगा उतना कम इवोपोरेट होगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हो गया हमारा मेजरमेंट एंड एस्टिमेशन ऑफ इवोपोरेशन लॉस। तो हम ये तो देख लिए इवोपोरेशन लॉस क्या होता है, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब उसको मेजर कैसे करते हैं, तो उसके हमारे पास 4 मेथड्स है। पेन मेजरमेंट ऑफ इवोपोरेशन, हमें ठीक है हम देखते हैं। नेक्स्ट हो गया इम्पेरिकल फॉर्मूला, फिर वाटर बजट इक्वेशन, फिर एनर्जी बैलेंस मेथड। तो आपका जो इम्पेरिकल मेथड है ये आपका ना ही कभी पूछा है ना ही कभी पूछेगा, तो इसको आप बिल्कुल छूना भी मत। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो भी आप दूसरे टॉपिक्स पे चले जाना, इसको बिल्कुल आप मत छूना। फिर फोर्थ है एनर्जी बैलेंस एंड मेथड, ये आपका हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे फॉर्मूला पे, लेकिन ये भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार फॉर्मूला देख लेंगे, उसका डेरिवेशन तो मैं किसी का भी नहीं बताऊंगा। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका पेन इवोपरेशन, फिर आपका वाटर बजटिंग मेथड। तो पहले हम देखते हैं पेन मेजरमेंट ऑफ इवोपरेशन, इसको हम समझते हैं। तो सपोज आपका लेक है, लेक में लेक है, इससे पानी इवोपोरेट हो रहा है, तो हम इसको मेजर तो कर नहीं पाएंगे कि कितना अमाउंट पानी इवोपोरेट हुआ या कितना पानी यहाँ पर लेक का रिड्यूस हुआ, क्योंकि लेक का बहुत लार्ज सरफेस एरिया होता है, तो हम इसका वाटर बॉडी का लेवल कितना ऊपर हो रहा है कितना नीचे हो रहा है हम ये नहीं देख सकते, तो उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस भी होते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पेन लेंगे, पेन लेंगे, इसका स्पेसिफिकेशन में जाएंगे, डायमीटर हम वो सब बाद में देखेंगे। एक पेन लेंगे, तो सपोज यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ पानी है, ठीक है ये पानी है, तो इवोपोरेशन का एक्चुअल लेवल सपोज एच है पानी का। अब ये इवोपोरेट होगा, इवोपोरेट होगा तो ऑब्वियसली पानी कम होगा, पानी कम हो गया तो ये नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया, तो ये वाला जो हाइट है ये सपोज z है, ये आपका z हो गया। तो इवोपोरेट कितना होगा, अब ये z कैसे मेजर करेंगे, हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हमें पता है ओरिजिनल लेवल, अब पानी जितना भी नीचे जाएगा उसको हम वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म पे, ओरिजिनल वाटर लेवल पे ले आएंगे, तो उसको लाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पानी डालना पड़ेगा। कितना पानी डालेंगे हम, z अमाउंट तक डालेंगे, ठीक है। तो इवोपोरेट कितना, तो इवोपोरेशन कैसे निकालेंगे हम, ये आपका हो जाएगा z अमाउंट, ठीक है। जितना पानी ऐड करेंगे उतना ही, जितना पानी कम हुआ होगा उतना ही हम ऐड करेंगे, जितना पानी कम हुआ है वो क्यों हुआ है, ड्यू टू इवोपोरेशन हुआ है, तो इवोपोरेशन क्या हो जाएगा प्लस z। प्लस क्यों लगा रहे हैं, प्लस हमेशा जब भी लगाते हैं जब हम पानी उसमें ऐड करना रहता है, प्लस हम ऐड के लिए, और नेगेटिव अगर वाटर लेवल बढ़ गया तो हम नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है। अगर रिड्यूस हो गया वाटर लेवल तब हम नेगेटिव लगाते हैं। अब आप बोलेंगे कि इवोपोरेशन से तो रिड्यूस होता है, सही है, तो हम रिड्यूस क्यों करेंगे पानी, रिड्यूस तो नहीं करेंगे, रिड्यूस तभी करेंगे जब वाटर लेवल बढ़ेगा, और इवोपोरेशन में तो कभी वाटर लेवल बढ़ता नहीं, तो वो क्यों हो रहा है, तो वो इसलिए होगा, सपोज हम ऐड नहीं करें पानी, पहले से किसी ने ऐड कर दिया, वो क्यों ऐड कर दिया, सपोज आपका एक कंटेनर है, पेन है, सपोज ओरिजिनल लेवल ये आपका ये रहा, ठीक है। अब इसमें पानी गिरा, प्रेसिपिटेट हुआ या रेनफॉल हुआ, तो ऑब्वियसली वाटर लेवल बढ़ेगा, तो वाटर लेवल सपोज यहाँ तक बढ़ गया, तो पानी ऐड हो गया ना, अब इसमें इवोपोरेट भी होगा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इवोपोरेशन हो, सॉरी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रेनफॉल हो, इवोपोरेशन भी होगा, तो ये आपका प्रेसिपिटेशन हो गया। अब कुछ पानी इसमें रिड्यूस हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेवल जो है ये आपका इधर आ जाएगा, ये आपका पानी इतना इवोपोरेट हो गया, तो हमें पानी इसमें रिड्यूस करना पड़ेगा। कितना रिड्यूस करेंगे, यहाँ से यहाँ रिड्यूस करेंगे क्या, नहीं, हमें ये लेवल का तो कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या है इनिशियल लेवल से मतलब है, इनिशियल लेवल हमारा ये है, ठीक है। तो हमें पानी कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, इतना रिड्यूस करना पड़ेगा, ये z। अब हमें ये रिड्यूस करना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इवोपोरेशन हम निकालेंगे, तो इवोपोरेशन क्या हो जाएगा, आपको प्रेसिपिटेशन माइनस z, तो ये आपका इवोपोरेशन होगा।
अब कुछ लोग बोलेंगे हमें प्रेसिपिटेशन ओरिजिनल लेवल हम तो हर बार चेक नहीं करेंगे कि पानी का मैक्सिमम लेवल कहाँ तक गया, कितना रिड्यूस हुआ, ये सब तो चेक नहीं करेंगे, हम इनिशियल देखेंगे। सपोज पहले दिन देखे हम, फिर दूसरे दिन आके देखे, हम बीच में क्या रहा उससे मतलब नहीं है, तो हमें ये लेवल तो पता नहीं चलेगा। तो हमें लेकिन प्रेसिपिटेशन आपका रेन गेज से तो पता चल जाएगा ना। रेन गेज यहाँ इंस्टॉल नहीं है लेकिन कहीं इस एरिया में और इंस्टॉल होगा, तो हमें प्रेसिपिटेशन वहाँ से पता चल जाएगा। हमें ये z वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा, तो ये आपका पानी हमें इवोपोरेशन मिल जाएगा। तो कोई भी आप फॉर्मूला इसमें बहुत सिंपल है, तो कोई भी फॉर्मूला रटना मत, ये आपका आराम से इसका फिजिक्स समझ लो तो आप इसको ईजिली वहाँ पर डराइव कर सकते हो। नेक्स्ट है, इसी में आपका ये ओरिजिनल लेवल हो गया। ओरिजिनल को मैं थोड़ा डार्क से बना देता हूँ, ये आपका ओरिजिनल हो गया। सपोज फिर पानी आपका प्रेसिपिटेशन से वाटर लेवल बढ़ गया, वाटर लेवल बढ़ गया। अब पानी कुछ इसमें रिड्यूस भी होगा, ठीक है। रिड्यूस कितना होगा हमें नहीं पता। पिछले केस में क्या था, वाटर लेवल के ऊपर ही था। अब हो सकता है कि पानी यहाँ से आ जाए, इसको लाइट लाइन से बना रहा हूँ, ये फाइनल लेवल हो गया, ठीक है, ये फाइनल लेवल। तो प्रेसिपिटेशन अमाउंट तो ये हुआ, इतना प्रेसिपिटेट हुआ, फाइनल अमाउंट ये हुआ। तो z कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा क्या, नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ इनिशियल लेवल से मतलब है, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो ये हमारा z हो गया। तो इतना पानी हमें ऐड करना है, फाइनल में हमारा लेवल ये है, ओरिजिनल इनिशियल लाने में हमें इतना पानी इसको ऊपर ले जाना है, तो पानी को ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए ये प्लस हो गया। तो हमारा जो इवोपोरेशन होगा, इवोपोरेशन कितना हो जाएगा हमारा P प्लस Z, क्योंकि टोटल इतना पानी इवोपोरेट हो गया ना, इनिशियल पानी इतना भर गया था, उसके बाद इवोपोरेट हुआ तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया था, तो ये पूरा पानी इवोपोरेट हो गया था। इस लेवल में क्या है, पानी यहाँ तक तो पहुँच गया था, लेकिन यहाँ से इवोपोरेट कितना हुआ, नीचे कितना गया, इतना ही लेवल नीचे गया, तो ये हो गया P माइनस Z। और यहाँ पे हमें क्योंकि यहाँ से पूरा यहाँ तक गया था तो इतना पानी इवोपोरेट हो गया था, तो ये हो गया P प्लस Z, ठीक है। ये दो केस हो गए। अब नेक्स्ट केस में देखते हैं। नेक्स्ट केस हो गया हमारा, अब आप पहले दिन आए तो इतना पानी था, दूसरे दिन भी आए तो इतना पानी था, तो आप सोचोगे इवोपोरेशन नहीं हुआ, हमें लॉसेज नहीं चाहिए, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन आपने जब रेंगे से पता चला तो उसने बोला कि नहीं प्रेसिपिटेशन तो हुआ था, प्रेसिपिटेशन आपका, सपोज प्रेसिपिटेशन से हमेशा पानी इंक्रीज होगा, ये याद रखना, कभी डिक्रीज नहीं होगा, तो ये आपका प्रेसिपिटेशन अमाउंट हुआ। तो उसने रिंगेज से हमें पता चला कि आपका अमाउंट बढ़ा है, लेकिन जब आप चेक कर रहे हैं तो ओरिजिनल लेवल है। इसका क्या मतलब है कि ये पानी वापस रिड्यूस होके यहाँ पर आ गया है, ठीक है, सॉरी ये Z नहीं होगा, ये पानी वापस रिड्यूस होके इतना हो गया। अब हमें पानी कुछ ये इनिशियल लेवल भी है, फाइनल लेवल भी है, तो हमें पानी कुछ ऐड करना पड़ा क्या, ना ही हमें रिड्यूस करना पड़ा, ना ऐड करना पड़ा ना रिड्यूस करना पड़ा। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा P, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पानी इतना पहुँच गया था, फिर यहाँ से इधर गया, मतलब इतना इवोपोरेट हो गया, तो E इज इक्वल टू P हो गया, ठीक है। तो ये आप समझ के करोगे, ज़्यादा अच्छा है। नो रेनफॉल में E इज इक्वल टू प्लस Z हो गया, ठीक है, कभी माइनस में नहीं रहता। नो रेनफॉल है तो पानी हमेशा रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा तो हमेशा हमें पानी ऐड करना पड़ेगा, इसलिए प्लस Z हो गया। फिर ये तीन केस, अगर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है इवोपोरेशन से, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है इवोपोरेशन से, जो फर्स्ट केस हुआ था, सपोज ये ओरिजिनल लेवल था, ये आपका प्रेसिपिटेट हुआ था, यहाँ तक आपका प्रेसिपिटेट हो गया था, फिर आपका पानी रिड्यूस होकर कहाँ गया था, ये सेकंड इधर, फाइनल ये था, तो ये अमाउंट हमें रिड्यूस करना था। तो इसमें इवोपोरेशन ये था, इसमें प्रेसिपिटेशन ये था, तो इधर P इज ग्रेटर देन E, P इज ग्रेटर देन E, ये हमारा फर्स्ट केस था। तो Z कितना है, सॉरी इवोपोरेशन कितना होगा, ये हो जाएगा P माइनस Z, P माइनस Z। सेकेंड केस था P लेस देन E, तो इस केस में क्या था, ये आपका इनिशियल लेवल, ये कुछ आपका पानी प्रेसिपिटेट हुआ, और इसमें जो रिड्यूस हुआ वो इनिशियल लेवल से भी ज़्यादा हो गया, इनिशियल लेवल से भी ज़्यादा हो गया, मतलब E आपका बढ़ गया, जो आपका E है वो बड़ा हो गया। उस केस में आपका ये हो गया P प्लस Z, तो ये आपका P है, ये आपका प्लस Z है, क्योंकि पानी आपको वाटर लेवल लाने के लिए ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो गया P प्लस Z। तीसरा केस बहुत सिंपल है, आपका जो इनिशियल लेवल है वही आपका फाइनल लेवल है, पानी ना बढ़ा, सॉरी पानी बढ़ा तो, लेकिन रिड्यूस होकर इवोपोरेट होकर वापस वहीं पहुंच गया, तो E इज इक्वल टू P हो गया, ठीक है। तो ये आपका, ये याद रखना, ये जो E निकाल रहे हैं ये पैन इवोपोरेशन है,
जो पैन है उसमें इवोपोरेशन है, जो एक्चुअल वाटर बॉडी है उसमें अलग इवोपोरेशन होगा। क्यों? क्योंकि जो पैन है, जो आपको हीट आ रहा है उसके कारण इवोपोरेशन होता है या रेडिएशन के कारण होता है, तो रेडिएशन यहाँ पर बाउंड्री पे भी तो होगा, ये बाउंड्री वापस इधर रेडिएट करेगा, तो उसके कारण क्या है, जो पैन में इवोपोरेशन रहता है वो बढ़ जाता है। पैन में इवोपोरेशन बढ़ गया तो जो एक्चुअल रहता है वो हमेशा रिड्यूस हो जाता है। वो कितना रिड्यूस होगा? सीपी अमाउंट का, ये रिड्यूस होगा, तो मतलब सीपी की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगी। ठीक है, हमेशा पानी रिड्यूस होगा, तो एक्चुअल इवोपोरेशन इज इक्वल टू सीपी इंटू पैन इवोपोरेशन। अब ये इवोपोरेशन जो हम निकाल रहे हैं वो हाइट के टर्म में निकाल रहे हैं। अगर वॉल्यूम के टर्म में निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू इवोपोरेशन इज इक्वल टू एक्चुअल इवोपोरेशन जेड इंटू एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ वाटर बॉडी। कोई नई चीज़ नहीं है, ये मैथ्स में हम कई क्वेश्चन ऐसे किए हैं। अब ये सीपी वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? तो जो हमारा पैन है वो आपका दो मोस्ट वाइडली यूज़ होते हैं। एक तो यूएसडब्ल्यू बी क्लास ए पेन, ये हमारा यूएस में होता है, इसका डाया 1210 mm में रहता है। अब दूसरा है आईएस क्लास ए पेन, इसका 1220। तो दोनों में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है डायमीटर में, दोनों सेम मटेरियल के बने हैं। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं, दोनों का सीपी वैल्यू अलग है, तो वो क्यों अलग है वो देखते हैं। तो सपोज ये यूएसडब्ल्यू बी है, ठीक है, ये इनिशियल लेवल है, तो इसमें जो है हमें ये तो पता है कि इवोपोरेट पेन में ज़्यादा होता है, तो इसकी वैल्यू 0.7 रहता है। जो आईएस वाला है क्लास ए पेन, उसमें क्या होता है, जो पानी का लेवल इतना तो है, लेकिन ऊपर क्या करेंगे, हम एक मैश बना देते हैं, एक मैश बना देंगे। ठीक है, मैश क्यों बनाएंगे? सपोज कोई एनवायरनमेंट में कोई पक्षी आ गया, कोई बर्ड आ गया, यहाँ से पानी पी लिया, तो पानी डिक्रीज हो जाएगा। पानी डिक्रीज हो गया तो हमें लगेगा ज़्यादा इवोपोरेशन हो गया, तो इसके कारण भी अफेक्ट हो सकता है। प्लस यहाँ पर कभी भी कुछ स्टॉर्म आया या कोई कंकर फेंक दिया या कोई भी डिस्टर्बेंस आया, तो उसके कारण भी ये डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए हम ये मैश लगा दिए। ठीक है, ये आईएस वाले में। तो जब ये मैश लगाए तो यहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण इवोपोरेशन इसमें कम होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, जो सपोज ये आपका जो एक्चुअल इवोपोरेशन है, ठीक है, ये एक्चुअल इवोपोरेशन है, ये आपका पैन इवोपोरेशन है। पैन वाला कौन सा है? ये आपका यूएससी है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, जो आईएस वाला है वो आपका इवोपोरेशन उसमें कम होगा। ठीक है, इवोपोरेशन आपका कम होगा। कम किसके रेस्पेक्ट में होगा? यूएस के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, वो ई से तो हमेशा ज़्यादा रहे, जो एक्चुअल इवोपोरेशन है उससे तो ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन यूएस से कम हो जाएगा। तो इसमें क्या रहता है, सीपी रहता है वो आपका यूएस वाले में रहेगा 0.7, मतलब इससे ज़्यादा अमाउंट कम करना है, और जो इससे रहेगा सीपी वो 0.8 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसमें आपका कम डिक्रीज हो रहा है, 1 से क्लोज है ना, तो इसमें कम डिक्रीज हो रहा है, तो ये यहाँ पर आएगा, इसमें आपका ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपका पेन हो गया। इसका डायमीटर आप याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप बस ये सीपी वैल्यू याद रख लेना। एक 0.7 हो गया, 0.8 हो गया। अगर आप समझ के पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें मैश आ गया तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो जो पेन इवोपोरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। एक्चुअल इवोपोरेशन तो दोनों में वाटर बॉडी में तो सेम ही होगा, पेन में अलग अलग आएगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा, इसको तो ज़्यादा रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी। इसमें थोड़ी कम हो रही है तो थोड़ा कम रिड्यूस करना पड़ेगा, तो सीपी वैल्यू 0.8 ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है थर्ड, वाटर बजट इक्वेशन। तो हम फर्स्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड पे आ गए, सेकंड वाला हम कवर नहीं कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सॉरी, ये एम्पेरिकल वाला हम कवर नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आ गया हमारा वाटर बजट। बहुत ही सिंपल है, वाटर बजट इट्स लाइक अ मास इक्वेशन। तो आपका इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ये आपका चेंज इन स्टोरेज हो गया। कितना कैचमेंट में, कितना कैचमेंट पानी डाल रहे हैं, कितना पानी निकल रहा है, तो वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन स्टोरेज के इक्वल होगा। सपोज आप 5 सेंटीमीटर डाले, 3 सेंटीमीटर निकाल लिए, तो 2 सेंटीमीटर तो बढ़ जाएगा ना, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया चेंज इन स्टोरेज। ठीक है, तो इनफ्लो में क्या हो जाता है, सॉरी, समीशन ऑफ ऑल इनफ्लो में क्या हो जाएगा, एक रन ऑफ आ जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो रन ऑफ क्या हो गया, यहाँ पर कैचमेंट में कहीं से पानी आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो बता दिए ये तो एटमॉस्फेयर से आ रहा है, प्रेसिपिटेशन से आ रहा है, इसमें कहीं से दूसरे कैचमेंट से पानी आ रहा है आउटफ्लो से, तो इसको इनफ्लो भी बोल सकते हैं, कहीं और से पानी आ रहा है इनफ्लो। ओके, तो इनफ्लो प्लस प्रेसिपिटेशन माइनस यूसेज। यूसेज अब कैचमेंट से 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं, इसका कुछ यूज़ कर रहे हैं, सपोज एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो 3 सेंटीमीटर हो गया। इनडायरेक्टली हम उसको बोल सकते हैं आउटफ्लो भी बोल सकते हैं, यहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है। फिर आपका इवोपोरेशन, कुछ लॉस हो रहा है,
ठीक है, उसको भी हम आउटफ्लो में लेंगे। फिर सीपेज लॉस हो रहा है तो ये सब हम आउटफ्लो में ले लेंगे, समेशन ऑफ ऑल आउटफ्लो। सीपेज मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम अच्छे से इसको जियोटेक में पढ़ेंगे। तो ये याद रखना कि आउटफ्लो में आपका यूसेज आ गया, इवोपोरेशन आ गया, सीपेज आ गया। अब इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। अब यहाँ पर चेंज इन वाटर लेवल, स्टोरेज लेवल या वाटर लेवल लो, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। तो उस हिसाब से अगर बढ़ा तो प्लस ले लेंगे, अगर डिक्रीज हुआ तो माइनस हो जाएगा। तो इससे आपको अगर इवोपोरेशन निकालना है तो आपको सभी टर्म पता होगा, तो इवोपोरेशन आपको इजीली पता चल जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ है आपका एनर्जी बैलेंस मेथड। एनर्जी बैलेंस मेथड अगेन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू इवोपोरेशन इज इक्वल टू रेडिएशन इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें यूनिट में आप इसमें डिफाइन नहीं किया हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो ये एक फॉर्मूला है, ये अगर आप याद करना चाहते हो तो देख लेना। नेक्स्ट है मेथड्स टू कंट्रोल इवोपोरेशन लॉस। ऑब्वियसली ये लॉस है तो हमें इसको रिड्यूस करना है। तो हम कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? मैकेनिकल कवर, कुछ अगर वाटर सरफेस जो वाटर लेवल है उसके ऊपर कुछ कवर लगा दें तो मैकेनिकल कवर हो गया, सरफेस फ्लोट हो गया। फिर केमिकल्स हो गए, केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं। तो केमिकल्स में आपके दो हैं, ये दोनों को याद कर सकते हो। ये आपका गेट में तो नहीं आया है लेकिन किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो केमिकल्स में दो होते हैं, सिटाइल अल्कोहल और स्टेराइल अल्कोहल। तो इसको आप ऐसे याद सकते हैं सी एस ब्रांच या तो काउंटर स्ट्राइक, जैसे याद करना हो। इवोपोरेशन को रिड्यूस करके हमें उसे काउंटर करके स्ट्राइक करना है, तो आपका सी एस हो गया। सी से आ गया आपका सिटाइल, आपका एस से आ गया स्टेराइल। अल्कोहल तो आपको याद होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट आपका बेटर रिजर्वायर प्लानिंग, बेटर रिजर्वायर ऑपरेशन, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ये सब आप पढ़ते यार होंगे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इवोपोरेशन कवर कर लिए, अब हो गया ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर एक ट्री है, सपोज हम खुद को कंसिडर करते हैं। सपोज हम ज़्यादा अगर भागे या ज़्यादा मेहनत की तो हमें अचानक से पसीना आते रहता है। तो पसीना वो कहाँ जाता है? वो वापस अंदर तो नहीं जाता, वो इवोपोरेट हो जाता है, ठीक है। या इवोपोरेट या तो डिफ्यूज़ हो जाता है, बेटर वर्ड है डिफ्यूज़ होता है एटमॉस्फेयर पे। तो वैसे कुछ प्लांट के साथ होता है। तो प्लांट क्या करता है, ये यहाँ से इनफ्लो लेगा स्टेम से आएगा, फिर रूट से आएगा, थ्रू रूट्स, फिर यहाँ पर स्टेम से आएगा, फिर लीव्स में आएगा। लीव्स में पोर्स रहते हैं, उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। उस पोर्स में पानी बाहर आएगा और वो डिफ्यूज हो जाएगा एटमॉस्फेयर को। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन, वाटर लीव्स द लिविंग प्लांट थ्रू इट्स लीव्स एंड डिफ्यूज इनटू एटमॉस्फेयर। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ट्रांसपीरेशन इज फाइटोमीटर, ठीक है। ये सब आप ये ध्यान रखो, जो एक एक टर्म है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये आप नोट्स में आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। मैं अगर हो सके तो मैं अपना शॉर्ट नोट्स भी आपको दिखा दूंगा। तो आप मेरे सजेशन से आप दो नोट्स प्रिपेयर करना। फर्स्ट नोट्स है तो जितने भी आपके थियोरेटिकल है प्लस आपका फॉर्मूलाज है, दोनों कवर होने चाहिए, दोनों कवर करो अच्छे से, ताकि जो ये वीडियोज़ है आपको वापस देखना ना पड़े। ये वापस क्यों नहीं देखना पड़े? क्योंकि आपको टाइम स्टैम्प तो पता नहीं पड़े रहेगा कि कौन से टाइम में कौन सा चीज़ मेरे को दिखेगा, तो वो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आप नोट्स प्रिपेयर करते जाओ, उसमें आप लिखो तो आपको ढूंढने में आसानी जाए, प्लस रिवीजन के टाइम ये आपको ईजिली मिल जाए। दूसरा जो नोट्स बनाओ वो आपको उसमें सिर्फ फॉर्मूला कवर करो, फॉर्मूला, उसमें ये सब डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपके अगर समझ गए तो ये सब वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आप कवर कर सकते हो, क्योंकि ये फाइटोमीटर ऐसा टर्म है जो याद नहीं रहेगा। लेकिन वाटर लीव्स द लिविंग प्लांट थ्रू लीव्स एंड डिफ्यूज इनटू एटमॉस्फेयर, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरे में आप सिर्फ फॉर्मूला करो और ऐसे चीज़ कवर करो, फाइटोमीटर हो गया, या लास्ट क्लास में हम फॉर्मूलाज हो गया, या लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे आइसो बार क्या है, आइसो प्लेथ क्या है, ये सब हम डिस्कस किए थे, या हाइटोमीटर क्या है, हाइटोग्राफ क्या है, ये सब चीज़ें आप ही लिख सकते हो। तो दो फॉर्मूला, इसको आप रेगुलरली रिवाइज करो, क्योंकि फॉर्मूला है वो उसमें कॉन्सेप्ट कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको आपको कुछ भी करके रटना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे अगर एक एक हफ्ते या एक महीने बाद उसको देखोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो कोशिश करो कि रोज़, ज़रूरी नहीं है एक पूरा चीज़ कवर करो, एक पेज या दो पेज आप हर चीज़ में कवर करो, और कोशिश करो एक सब्जेक्ट्स के लिए उसको एक पेज या दो पेज में कवर करो ये फॉर्मूला को, ठीक है। हो सके तो अपना सैंपल भी दिखाऊंगा मैं। तो ये सब करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ये हर के लिए आप 1 साल का लंबा प्रोसेस है गेट का, अगर आप 1 साल का
पढ़ोगे तो ज़रूरी नहीं 1 साल में हो, 1 साल में रहेगा तो आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, पर डे आप 1-2 घंटा भी पढ़ोगे 1 साल तो आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला आराम से 1-2 घंटा में, सिर्फ ये नहीं कि फॉर्मूला, ये जो सब चीज़ें ये 1 घंटे पढ़ो प्लस फॉर्मूला के लिए आप 15-20 मिनट भी दे दो रिवाइज करने के लिए तो बहुत है। ठीक है, तो ये आप ऐसा कुछ स्टेप फॉलो करने की कोशिश करो। तो ये आपका ट्रांसपिरेशन हो गया। इवोपो ट्रांसपिरेशन क्या हो गया? ट्रांसपिरेशन, जैसे कि नाम में इवोपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों हो रहा है, तो इवोपोरेशन भी हो रहा है, ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इवोपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो जैसे प्लांट्स है, ट्रांसपिरेशन तो इसके लीफ से हो रहा है, लेकिन प्लांट्स के आसपास जो पानी गिरे रहता है ग्राउंड पे या ग्राउंड पे रहता है, वहाँ से पानी अगर इवोपोरेट हो तो वो आपका होता है इवोपो ट्रांसपिरेशन, उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ईटी। तो 2 टाइप्स ऑफ इवोपोट्रांसपिरेशन होते हैं, पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन, एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन। अब पोटेंशियल से समझ में आ रहा होगा। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको पानी पीना है तो सपोज आपको पूछे कि आप मैक्सिमम या आपका पोटेंशियल कितना है पानी पीने का, तो आप बोलोगे एक तो मेरा खाली पेट रहना चाहिए, पहला कंडीशन लगा है खाली पेट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या लगा है? सफिशेंट पानी अवेलेबल होना चाहिए। अगर सपोज आपका एक ही ग्लास है तो ऑब्वियसली आप एक ग्लास ही पी पाओगे ना, 2 ग्लास तो नहीं पी पाओगे, तो आपका पानी भी अवेलेबल होना चाहिए। तो उसी प्रकार कुछ पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन होता है। तो आपका सफिशेंट पानी तो अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन सफिशेंट वेजिटेशन भी होना चाहिए। वेजिटेशन होगा तो हमने देखा था कि ट्रांसपिरेशन सिर्फ वेजिटेशन से होता है, तो वहाँ पर सफिशेंटली ट्रांसपिरेशन भी हो पाएगा, उसके आसपास इवापोरेशन भी हो पाएगा। तो मतलब आपका एक तो अच्छा वेजिटेशन कवर होना चाहिए, मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है फुल वेजिटेशन होना चाहिए, और उसमें जो इवापोट्रांसपिरेशन होने के लिए सफिशेंट वाटर भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, तो evapotranspiration ET when soil contains adequate moisture to meet vegetative needs of the ground covered by full vegetation होना चाहिए और sufficient water quantity होनी चाहिए। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो भी पोटेंशियल है वो हम उसको मीट कर सको। ऑब्वियसली जो आपका पोटेंशियल है उसको बीट तो नहीं कर पाओगे। सपोज आप बोलोगे कि मैं मैक्सिमम 10 गिलास पी सकता हूँ, तो आप मैक्सिमम बोल दिए तो आपका मैक्सिमम हो गया, कभी वो 11 नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसी टाइम फ्रेम पे, सपोज उसी टाइम फ्रेम की बात करें, ऐसा नहीं कि 10 साल बाद की बात करें, उसी टाइम फ्रेम पे कभी बढ़ नहीं पाएगा। तो हमेशा जो पोटेंशियल रहता है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा एक्चुअल से। ठीक है, तो एक्चुअल को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका एक्चुअल कंडीशन है उसमें जो ईटी हुआ इवोपोट्रांसपिरेशन, उसको हम एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, सपोज ये आपका सॉइल हो गया, सॉरी ये आपका सॉइल है, तो एक होता है ये आपका मॉइस्चर कंटेंट है। मॉइस्चर कंटेंट का मैक्सिमम लेवल को हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, इससे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट नहीं हो सकता। ठीक है, और जो मिनिमम है वो हो गया परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के नीचे पानी रह सकता है, लेकिन उसके नीचे अगर गया तो प्लांट मर जाएगा। तो ये हमारा जो हम लेते हैं ये अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट हो गया। तो जो प्लांट है वो इनके बीच ही पानी यूज़ कर सकता है। ठीक है, इसके ऊपर का पानी अगर अवेलेबल है वो ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं, ये आप इरिगेशन में पढ़ेंगे। तो इसके ऊपर जो पानी है वो यूज़ नहीं कर पाएगा प्लांट, ना ही जो इसके नीचे पानी है वो ये यूज़ नहीं कर पाएगा। तो वो सिर्फ इन दोनों के बीच का पानी यूज़ कर पाएगा, उसको हम बोलते हैं अवेलेबल मॉइस्चर। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट एट एफसी, अगर मॉइस्चर अगर मैक्सिमम लेवल पे है, मतलब प्लांट के लिए क्या है, पूरा वाटर है यूज़ करने के लिए, ये अवेलेबल है, ये आपका मैक्सिमम अमाउंट है। मैक्सिमम अमाउंट है तो जो ईट एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन है वो पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों का जो रेशियो है दैट इज AET एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन बाय पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब अगर मॉइस्चर कंटेंट इज लेस देन एफसी तो वो कहीं इधर रहा, तो जो एक्चुअल हो जाएगा वो तो आपका डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल तो यहाँ था ना, पोटेंशियल में मैक्सिमम वाटर रहना चाहिए, अब डिक्रीज हो गया वाटर, मैक्सिमम वाटर नहीं है, मैक्सिमम वाटर नहीं है तो एक्चुअल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जो एक्चुअल में पोटेंशियल हो जाएगा वो लेस देन 1 हो जाएगा। अब जो तीसरा कंडीशन है, इफ़ मॉइस्चर कंटेंट इज एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, अगर मॉइस्चर लेवल परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे हो जाएगा तो प्लांट को पानी यूज़ करने के लिए प्लांट कितने लेवल का पानी यूज़ कर सकता है, इस लेवल पे कितना, 0, तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाएगा। तो जो हमारा AET हो गया वो हमारा 0 हो गया। तो AET/PET रेशो ये आपका 0 हो गया। ठीक है, अब एक नोट है फॉर क्लेई सॉइल। ठीक है, ये जनरल कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अगर क्लेई सॉइल है, इफ़ मॉइस्चर कंटेंट इज ग्रेटर देन 0.5 ऑफ FCB है,
सपोज ये आधा इस यहाँ पर कहीं है, अगर इसके ऊपर भी है ना तो जो एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन है वो पोटेंशियल के इक्वल होगा। ठीक है, ये एक नोट है, क्योंकि क्लेई में क्लेई का कंडीशन क्या रहता है, वो वाटर को होल्ड अच्छे से कर सकता है, होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है उसकी। ठीक है, अच्छे से स्टोर कर सकता है। अगर तो मॉइस्चर कंटेंट इज ग्रेटर देन 0.5 एफ सी, अगर इसके ऊपर रहा तो जो एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन है वो इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन से, इक्वल टू 1। ये याद रखना। फिर नेक्स्ट है मेजरमेंट एंड एस्टिमेशन, सॉरी मेजरमेंट एंड एस्टिमेशन ऑफ इवापोट्रांसपिरेशन। हम देख लिए इवापोट्रांसपिरेशन होता क्या है। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके 3 मेथड हो गए। एक है लाइसीमीटर, ये भी आपके नोट्स में रहने चाहिए, लाइसीमीटर दोनों नोट्स में, पहले में तो रहने चाहिए, पहले में तो जितना हो सके आप वो कर लो, दूसरे में भी रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये लाइसीमीटर। दूसरा है पेनमैन्स इक्वेशन, ये आपका इंपेरिकल मेथड हो गया, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, या आपका क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएगा। ये किस पे होता है, बेस्ड ऑन मास एंड एनर्जी बैलेंस। ठीक है, बस इतना इतना याद कर लो, ये भी बहुत है, ये बहुत है। फिर लास्ट है आपका ब्लैनिक रिडल, ये आपका सब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, स्टिल थोड़ा बहुत देख लेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइसीमीटर। तो इवापोट्रांसपिरेशन किससे मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट, लाइसीमीटर एक, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो वो क्या हो गया, लाइसीमीटर में सपोज एक हम सॉइल का कॉलम लिए, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसमें हम इनफ्लो डाले तो यहाँ पर सॉइल का मॉइस्चर है वो चेंज हो जाएगा। पहले कुछ अलग लेवल पे होगा, मॉइस्चर लेवल, इनिशियल मॉइस्चर लेवल हो गया, फिर जैसे ही पानी आया वो आपका फाइनल पे चले गया, फाइनल लेवल पे, तो दोनों के बीच में कुछ चेंज हो जाएगा, तो उसी को हम बोलेंगे चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट। तो ये हो गया चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट। जैसे ही मॉइस्चर वाटर लेवल डाले तो यहाँ पर वाटर कंटेंट चेंज हो गया, तो यहाँ पर इवापोरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हम पानी पहुँच गया। फिर रूट से पानी लेके यहाँ पर ट्रांसपीरेट भी करेगा, तो ये कुछ लॉसेज हो गया, इवापोरेशन, ट्रांसपीरेशन। अब जो बचा पानी हुआ ये भी इवापोरेट भी हो रहा है, ट्रांसपीरेट हो रहा है, चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट हो गया। इसके बाद जो बचा पानी है वो नीचे जाके आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इनफ्लो इज इक्वल टू ई प्लस टी, या तो दोनों को हम ई टी लिख सकते हैं, इवापोट्रांसपिरेशन प्लस चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट प्लस आपका आउटफ्लो। ठीक है, ये इनफ्लो है, ये आपका मास बैलेंस है, हम ये लिख दिए कि यहाँ यहाँ पानी जा रहा है। तो इवापोट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, इवापोट्रांसपिरेशन हो जाएगा आपका, इसको बस चेंज करेंगे, ई माइनस आउटफ्लो माइनस चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, ये आपका लाइसीमीटर हो गया। इससे आपका जो न्यूमेरिकल बनता है इससे सॉल्व हो जाएगा। फिर आपका थर्ड है, सेकंड डिस्कस नहीं करेंगे हम, थर्ड है ब्लैनिक रिडल। इसका फॉर्मूला होता है ये ध्यान रखना, ये एक्चुअल देता है, इससे हमें एक्चुअल पता चलता है। तो ब्लैनिक रिडल है वो आपका पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, वो किस में देगा, इंच पर मंथ में देगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, के पी टी एम बाय 100, वेयर पी इज परसेंटेज डे लाइट आवर्स इन मंथ। ये ध्यान रखना, ये मंथ है, ये भी मंथ है, परसेंटेज डे लाइट इन मंथ। जो आपका टीएम है, मीन मंथली टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, मीन मंथली टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपको सी दिया है, अब आपको एफ निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एफ इज इक्वल टू 1.8 सी प्लस 32, 1.8 सी प्लस 32, 1.8 इंटू 3, 1.8 इंटू 2 कितना हुआ, डबल कितना हुआ, ये होता है 36 हो गया। तो ये आप इसको ऐसे करके 32 कुछ ऐसा याद कर सकते हो, 1.8 सी प्लस 32। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हाँ, ये मीन मंथली टेम्परेचर हो गया, ये परसेंटेज डे लाइट इन आवर्स हो गया। ठीक है, ये हम के देखते हैं, के हो गया हमारा क्रॉप फैक्टर और कंजर्वेटिव यूज फैक्टर। इसका फॉर्मूला के इज इक्वल टू सी यू, कंजर्वेटिव यूज बाय पेन इवोपरेशन, के इज इक्वल टू कंजर्वेटिव यूज बाय पेन इवोपरेशन। तो पेन इवोपरेशन आपको पता ही है, ध्यान रखना ये एक्चुअल नहीं है, ये पेन इवोपरेशन है। आपका ये ISWB से भी निकाला जा सकता है, सॉरी USWB से भी निकाला जा सकता है और IS से भी रह सकता है। USW क्लास है और IS क्लास है, दोनों से भी, ये क्लास है। अब ये कंजर्वेटिव यूज क्या होता है, कंजर्वेटिव यूज मतलब प्लांट कितना अमाउंट ऑफ पानी यूज करता है, प्लांट कितना अमाउंट ऑफ पानी यूज करता है। तो प्लांट क्या कर रहा है, आपका इवापोट्रांसपिरेशन कर रहा है, तो वो भी आपका पानी यूज कर रहा है ना, आपका पानी यहाँ से रूट से लेता है वो, फिर बाद में इवापोरेट कर रहा है, ट्रांसपिरेट कर रहा है। ठीक है, तो वो भी तो एक तरीके से यूसेज है, वो यूसेज प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटी,
जो भी उसको रिक्वायरमेंट है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, तो वो दोनों को ऐड करें तो वो आपका कंजप्टिव यूज़ हो गया। इतना अमाउंट ऑफ पानी चाहिए रहता है प्लांट्स को। लेकिन जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो बहुत ही कम रहता है, बहुत ही कम रहता है विथ रिस्पेक्ट टू इवोपोट्रांसपिरेशन। तो कभी कभी हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कभी कभी, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो जो सी यू रहता है वो कभी कभी हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इवोपोट्रांसपिरेशन भी ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर एक्चुअल देखें तो हमेशा सी यू इज़ ग्रेटर देन इवोपोट्रांसपिरेशन रहेगा, ठीक है। अब कुछ टर्म देखते हैं, एरिडिटी इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है इससे हम जो ड्रॉट है वो हम चेक कर सकते हैं कि ड्रॉट है कि नहीं है। तो इसका फॉर्मूला रहता है पी टी माइनस ए ई टी बाई पी टी, पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन माइनस एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन बाय पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन इनटू 100। अगर ए ई टी इज इक्वल टू सपोज 0 है, 0 का मतलब क्या है, जो पानी है वो आपका सब लास्ट में देखे थे, ये फील्ड कैपेसिटी हो गया, ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में। तो यहाँ पर जो 80 रहता है वो 0 रहता है, मतलब पानी बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाएगा प्लांट इवोपोट्रांसपिरेशन के लिए, पानी की कमी है। तो जो एरिडिटी इंडेक्स की अगर हम 80 0 ले रहे हैं तो ए आई कितना हो जाएगा, ए आई आपका 1 हो जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं अगर ए आई 1 है तो आपका ड्रॉट है, ठीक है। अब 80 इज इक्वल टू पी टी है, मतलब आपका पानी का लेवल यहाँ पर है, पानी का लेवल यहाँ पर है, मतलब प्लांट के पास पूरा अमाउंट ऑफ वाटर है उसको यूज़ करने के लिए, मतलब कंजप्टिव यूज़ के लिए इतना पूरा अवेलेबल वाटर है यहाँ पर। तो इसमें पी टी इज इक्वल टू ई टी, ए टी इज इक्वल टू पी टी हो गया, एक्चुअल इज इक्वल टू पोटेंशियल हो गया। तो इस केस में एरिडिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एरिडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इस केस में क्या हो गया, ड्रॉट नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ए आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रॉट। अब उसमें कुछ बैंड है, अगर ए आई की वैल्यू अगर 0.5 से ज़्यादा है तो सीवियर होगा या मॉडरेट होगा, ये सब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि एरिडिटी इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ड्रॉट होगा। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका आइसोप्लेथ। अब ध्यान रखना, लास्ट में हम पढ़े थे आइसोबार, ध्यान रहना चाहिए। आइसोबार क्या था, आइसोबार था हमारा लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल प्रेशर। फिर एक था हमारा आइसो हाइट था, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ये कुछ ऐसा था। फिर आपका था हाइटोमीटर, हाइटोग्राफ था, एक था आपका हाइटोमीटर था। तो ये सब जो टर्म्स है, फिर लास्ट में हम पढ़े थे जो प्रीवियस स्लाइड में था, चेक कर लेते हैं, प्रीवियस स्लाइड में था फाइटोमीटर, ठीक है। तो ये सब जो भी इंस्ट्रूमेंट है, फाइटोमीटर, लाइसीमीटर, ये सब आपको याद रहना चाहिए। अब अगर आप सोचोगे कि सिर्फ ये क्लास कवर करके याद हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा। तो नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, आपके मोबाइल में उसका फ़ोटो खींचो, जब भी टाइम मिले, 15 मिनट भी टाइम मिले तो 15 मिनट आप इसको कवर कर लो। बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स होने चाहिए, सिर्फ ये रखो, थोड़े बहुत ये फॉर्मूला रखो, ठीक है। ये नहीं रखोगे तो भी चलेगा, इस स्लाइड से अगर हम देखें तो ये रख लो, ये थोड़ा बहुत रख लो, ये फॉर्मूला रख लो, ये रख लो, ये रख लो, बस फॉर्मूला और ये सब। तो 15 मिनट भी टाइम मिले आप रिवाइज कर लो, तो एंड के लिए आप देखोगे तो बहुत ही आसानी जाएगी। एंड में क्या, कोर्स इतना बढ़ जाएगा कि आपको डिफ़िकल्ट होगा सब चीज़ याद रखने में, ठीक है। तो आइसोप्लेथ क्या हुआ, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल इवोपोट्रांसपिरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल इवोपोट्रांसपिरेशन, गेट में ये इस तरीके से क्वेश्चन कुछ मैचिंग्स में पूछे थे। अब ये जो यहाँ तक था ये आपका टॉपिक कवर हो गया इवोपोरेशन एंड इवोपोट्रांसपिरेशन से। अब जो प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन है, ये लास्ट यूनिट था, उसका एक टॉपिक था, वो मैंने डिस्कस नहीं किया था, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम कवर कर लेते हैं। प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, अब आप जैसे देख रहे हैं प्रोबेबल होने के चांस है। अब अगर आप मैं बोलूँ कि कल क्या पानी गिरने के चांस है, तो अगर आप बोले प्रोबेबल मतलब कुछ चांस है ना प्रोबेबल का, तो वैसे ही क्या हुआ, फिजिकली पॉसिबल, प्रोबेबल आ गया फिजिकली पॉसिबल। अब हो गया मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन को क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रीम रेनफॉल। तो क्या हो गया, एक्सट्रीम रेनफॉल विच इज़ फिजिकली पॉसिबल। तो ये आपका हो गया प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। इसका फॉर्मूला होता है पी एम पी इज इक्वल टू पी बार प्लस के सिग्मा, ठीक है। ये आपका मीन हो गया, मीन से तो बड़ा ही होगा ना, जो पी एम पी है इज इक्वल टू पी बार से माइनस तो नहीं होगा, प्लस में ही होगा, के टाइम सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रेसिपिटेशन इनटू के, ये फैक्टर है। ये क्या वैल्यू, इतना इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कवर हो जाता है इवोपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके जो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।